राम मंदिर के फैसले का विरोध, आर्टिकल 370 हटाने पर विरोध, राफेल फाइटर प्लेन खरीदे तो विरोध, किसी स्टेशन का नाम बदलकर फिर से पुराना वाला नाम रख दे तो विरोध। लगता है विरोध पक्ष ने हर बात का विरोध करने की कसम खाई है, क्योंकि अभी वो विरोध कर रहे हैं यूसीसी का। दोस्तों, स्वागत है आपका सत्य वचन में। और आज हम बात करने वाले हैं यूसीसी के बारे में। यूसीसी क्या है? क्या यूसीसी संविधान का खंडन कर रहा है? क्या यूसीसी हिंदुओं के पक्ष में और मुसलमानों के खिलाफ है? यूसीसी का राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है? यूसीसी का सार्वजनिक दृष्टिकोण क्या है? यूसीसी के फायदे और नुकसान क्या है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, यानी कि एक ऐसा कानून जो भारत के सभी नागरिक पर इक्वली अप्लाई हो। वैसे तो यूसीसी के बारे में आपको पता ही होगा, फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं, वो भी एकदम सरल भाषा में। आज भारत में जितने भी कानून हैं उनमें से अधिकतर अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, खास करके जो क्रिमिनल लॉज है जो कि 1860 के आसपास लागू किए गए थे। दोस्तों, ये सब कानून किसने बनाए, कब बनाए, किन कंडीशन में बनाए, संविधान का कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, इनकी डिटेल में नहीं जाके मुद्दे पर फोकस करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना बने। तो पहले शॉर्ट और सिंपल भाषा में यूसीसी के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि नाम में ही इसका अर्थ शामिल है कि समान नागरिक संहिता, मतलब कि भारत के सभी नागरिक के लिए एक जैसा कानून। भारत में बहुत सारे यूनिफॉर्म लॉज है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट वगैरह वगैरह। और ये सभी कानून किसी भी जाति या धर्म के व्यक्ति के ऊपर एक समान लागू होता है, जिसको पब्लिक लॉ भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मर्डर किया है तो चाहे वो इंसान किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अपर मिडल लोअर किसी भी क्लास का हो, सबके ऊपर एक ही धारा लागू होगी। मतलब कि इस कानून में यूनिफॉर्मिटी है, इसलिए इसको यूनिफॉर्म कोड या यूनिफॉर्म लॉ भी कहा जाता है। लेकिन जितने भी फैमिली के मैटर्स है, जैसे कि मैरिज, सेपरेशन, डिवोर्स, डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस का मैटर, बच्चे की गार्जियनशिप, बच्चे का अडॉप्शन, प्रॉपर्टी पे उत्तराधिकार, शादी के लिए मिनिमम एज वगैरह, इन सभी कानून के लिए कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं है। अब ये सब मामले आते हैं पर्सनल लॉ के अंडर में। पर्सनल लॉ एक ऐसा कानून है जो एक व्यक्ति पर उसके धर्म, आस्था और संस्कृति के आधार पर लागू होते हैं। भारत में हिंदू पर्सनल लॉ है जो कि 1956 में इम्पोज हुआ था, जिसके अंडर में हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख वगैरह धर्म आते हैं। वैसे ही मुस्लिम समुदाय के लिए अलग ही पर्सनल लॉ है जो कि 1937 में लागू हुआ था। वैसे ही क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूस वगैरह सभी के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज है। कुछ ट्राइबल सोसाइटीज भी है जिनके भी कुछ अलग कानून हैं। तो इन सभी अलग अलग धर्मों के लोगों को एक जैसे कानून के दायरे में लाने की जो एक्सरसाइज है, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो, भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में लिखा है कि भारत के सभी नागरिक कानून की नजरों में बराबर होने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से हो। आर्टिकल 44 में यह साफ साफ लिखा है कि भारत के सभी राज्य अपने सभी नागरिक को एक समान अधिकार मिले वैसा सुनिश्चित करने का प्रयास करें। अब सभी के मन में एक सिंपल सवाल आएगा कि अगर यूसीसी इतना ही जरूरी था तो संविधान अमल में लाने के टाइम पर ही इसको लागू क्यों नहीं कर दिया? वेल, सवाल एकदम रीजनेबल है। तो बात यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तब असेंबली मेंबर्स को लगा कि अभी शायद हमारे देश के हालात ठीक नहीं है और देश के नागरिक यूसीसी के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं है, क्योंकि पार्टीशन और माइग्रेशन जैसी कई घटनाएं रिसेंटली हुई थी और उस वक्त ऐसा कानून लागू करना ठीक नहीं होगा। तो यूसीसी को भविष्य पे छोड़ दिया और आर्टिकल 44 में डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रख दिया, ताकि सही वक्त आने पर इसे लागू किया जाए। पर्सनल लॉ की शुरुआत कैसे हुई थी ये जानते हैं। अंग्रेजों के शासन में जब अंग्रेजों ने समाज सुधार के बारे में काम करने का सोचा, तब उन्होंने हिंदुओं के कानून में अमेंडमेंट लाने की शुरुआत की। और उस वक्त हिंदू खुद अपने समाज में सुधार लाना चाहते थे, तो कुछ एजुकेटेड और प्रोग्रेसिव लोगों ने इस काम के लिए अंग्रेजों का सपोर्ट भी किया। लेकिन उस समय अंग्रेजों ने मुस्लिम समुदाय में सुधार लाने के लिए कुछ प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि वहां से विरोध ही होगा।
अगर तभी ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम समुदाय के कानून में भी संशोधन कर दिया होता तो आज ये विरोध का माहौल नहीं होता। या यूं भी कह सकते हैं कि वो ऐसा करना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको तो बस बांटो, लूटो और राज करो की पॉलिसी पे ही चलना था। लेकिन आज जमाना बदल गया है। अभी तो हमको समझ जाना चाहिए कि अभी जो माहौल है वो सब अंग्रेजों का किया कराया है। आज की तारीख में एजुकेटेड और प्रोग्रेसिव मुसलमानों को खुल के सामने आना चाहिए और यूसीसी को सपोर्ट करना चाहिए और हम सबका एक ही सूत्र होना चाहिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक बात साफ शब्दों में बोलूं तो ये कानून हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, सिख, जैन वगैरह सभी धर्मों के ऊपर लागू होगा, ना कि सिर्फ मुसलमान के ऊपर। क्योंकि इसका एक रीजन है कि भारत की टोटल पॉपुलेशन में हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन 94% है और मुस्लिम कम्युनिटी सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है। तो इन दोनों धर्मों की बात तो होगी ही। लेकिन इस मुद्दे को कुछ लोगों ने हिंदू और मुस्लिम के बदले हिंदू वर्सेस मुस्लिम का मुद्दा बना दिया है। कई इस्लामिक संगठन इसे इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं, तो कई हिंदुवादी संगठन इस कानून को लागू करने के फेवर में है। और फेवर में हो या ना हो उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि हिंदुओं के ऊपर तो ये कानून 1956 से ही लागू है। चलो देखते हैं कि कौन सी बात है जो मुसलमानों के खिलाफ है। क्या शादी के लिए मिनिमम एज डिसाइड करने की बात खिलाफ है? क्या लड़की को प्रॉपर्टी में बराबर का राइट मिले ये बात खिलाफ है? क्या बच्चों को कानूनी प्रक्रिया से अडॉप्ट करने की बात खिलाफ है? क्या शादी का कोर्ट में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो ये बात खिलाफ है? क्या तलाक लीगल प्रोसीजर से हो ये बात खिलाफ है? क्या जेंडर इक्वालिटी की बात हो ये खिलाफ है? जैसे हिंदुस्तान की बाकी सभी कम्युनिटीज के ऊपर कॉमन लॉ लागू है, तो अगर मुसलमान के लिए भी लागू हो तो उसमें खिलाफ क्या है? यूसीसी ना तो हिंदू का समर्थक है और ना ही मुसलमान के खिलाफ। यह सिर्फ एक सामान्य कानून है जो नागरिकों के बीच समानता की भावना को बढ़ावा देगा। लेकिन एक बात तो जरूर है कि ज्यादातर मुस्लिम पुरुष इसका विरोध करेंगे, क्योंकि यूसीसी लागू होने से उसके कुछ विशेष अधिकार खत्म हो जाएंगे और दूसरी तरफ महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो जाएंगे जिससे वो अभी तक वंचित थी। दुनिया के किसी भी देश में दो कोड नहीं है, इस्लामिक कंट्री में भी नहीं है, तो फिर भारत में इसका विरोध क्यों? देखे तो पहले के समय में हिंदू में भी अलग अलग कानून व्यवस्था थी। क्रिमिनल ऑफेंस के लिए कास्ट वाइज पनिशमेंट था, महिलाओं के लिए अलग कानून था, महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं मिलता था, पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने का अधिकार भी था, पति के मरने के बाद पत्नी को भी उसके पीछे अपनी जान देनी पड़ती थी, जिसको हम सती प्रथा के नाम से जानते हैं। कन्या को जन्म लेते ही दूध में डुबो के हत्या करने का कुरिवाज था। अनटचेबिलिटी जैसी कुप्रथा भी थी। लेकिन सरकार ने जैसे जैसे सुधार के लिए कानून लाए, वैसे वैसे हिंदुओं ने उन्हें स्वीकार करके प्रगति के रास्ते को चुना। वैसे बहुत सारे एजुकेटेड और प्रोग्रेसिव मुसलमान हैं जो यूसीसी का समर्थन करते हैं। फॉर्म सिविल कोड आ जाएगा फिर भी मुझे कलमा पढ़ने का अधिकार रहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे हज करने का अधिकार रहेगा, मुझे दाढ़ी रखने का अधिकार रहेगा, मुझे नमाज पढ़ने का अधिकार रहेगा, मुझे ज़कात देने का अधिकार रहेगा। मेरे इस्लाम को तो कहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो भड़का रहे हैं मुसलमानों को। लेकिन उनको खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए और बाकी मुसलमानों को भी समझाना चाहिए। खास करके मुस्लिम महिलाओं को तो खुल के सामने आना चाहिए, क्योंकि इस कानून के आने से सबसे ज्यादा बेनिफिट तो उनको ही है। परिवर्तन संसार का नियम है, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा था। दुनिया का कोई भी जीव या प्राणी चाहे या ना चाहे परिवर्तन होता ही रहता है। इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज आखिरी नहीं हो सकती और कोई भी सच अंतिम नहीं हो सकता। किसी भी नियम या रिवाज को एकदम जड़ता से पकड़कर नहीं रखना चाहिए। समय समय पर ऐसे नियमों का स्वीकार करते रहना चाहिए जिससे पूरे देश, समाज और सभी जीव जंतु प्राणियों का भला हो रहा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि करंट गवर्नमेंट यूसीसी लाना क्यों चाहती है। एक तरह से देखा जाए तो यूसीसी बहुत ही पहले लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन यूसीसी एक ऐसा मुद्दा है जो पहले भी कंट्रोवर्शियल था और आज भी कंट्रोवर्शियल है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है। इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाए। दूसरी बात, जैसे अन्य कोई पार्टी सत्ता में होती है और वो भी अपने बहुमती के चलते अपने हिसाब से अलग अलग कानून लागू करती है, ठीक वैसे ही ये पार्टी भी कर रही है। लेकिन हमेशा की तरह जब भी इस सरकार द्वारा कोई भी कानून लागू करने की बात आती है तो विरोध पक्ष के नेता इसमें खामियां निकाल के विवाद खड़ा कर ही देते हैं, और इस बार भी यही हो रहा है।
ऑपोजिशन पार्टीज इसे 2024 के लोकसभा इलेक्शन का एजेंडा बता रही है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यही सरकार 2019 के इलेक्शन जीतने के कुछ ही महीनों में एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा यानी कि आर्टिकल 370 को हटाने का काम नहीं करती। विरोध पक्ष के नेता ऐसा भी बोल रहे हैं कि यूसीसी का इम्प्लीमेंट करने से अलग अलग आर्टिकल्स का खंडन हो रहा है, संविधान का हनन हो रहा है। तो देखो भाई, दुनिया में कोई भी लॉ परफेक्ट नहीं होता। भारत में जितने भी कानून हैं उन सब में कुछ ना कुछ कमियां निकलेगी ही। और बाय द वे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के पार्ट 1 में क्लियरली मेंशन है कि संसद को एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी कानून को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने का अधिकार है। और आर्टिकल 44 में यूसीसी को लागू करने के लिए सुनिश्चित भी किया है। न्यूज चैनल पर तो ऐसे डिबेट चल रहे हैं मानो अभी वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो जाएगा। समझ सकते हैं कि सबको अपनी अपनी पॉलिटिक्स की दुकान चलानी होती है और विरोध करना तो विरोध पक्ष का काम है, लेकिन हर बात पे विरोध, खास करके जब कुछ ऐसे काम जो देश के हित में हो रहे हो तभी तो समर्थन करना चाहिए। विरोधी बोल रहे हैं कि डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। यूनिटी के साथ डाइवर्सिटी नहीं हो सकती क्या? ये सरकार अगर धीरे धीरे अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों को रिफॉर्म या खत्म करके देश हित में हो वैसे कानून बनाना चाहती है तो प्रॉब्लम क्या है? क्या हम और आप नहीं चाहते कि गुलामी की जितनी भी निशानियां हो वो धीरे धीरे करके हट जाए? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यूसीसी के ऊपर लोग क्या कहेंगे ये बात निर्भर करती है कि उस कम्युनिटी के पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स इस मुद्दे को किस तरह से बताते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगता है कि ये कानून हम पे थोपा जा रहा है। ये देखिए, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं। अच्छा, हाँ। अब ये जो यूसी ड्रेस का है, मतलब पूरा ड्रेस एक ही जैसा ड्रेस पहनेंगे। हाँ, हाँ। जब आएगा तो अगर मान लीजिए धोती कुर्ता हमको भी थोपा जाएगा, धोती कुर्ता हम पहनेंगे। अरे भाई साहब, यूनिफॉर्म मतलब कोई कंपनी या स्कूल जैसे यूनिफॉर्म की बात नहीं, यहाँ पे कानून की बात चल रही है। अब इन्हें कौन और कैसे समझाए। अब वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। सच तो ये है कि मुस्लिम समुदाय को यही लग रहा है कि हमको हिंदुओं के जैसे बनाया जा रहा है और हमको हमारी धार्मिक मान्यताओं से अलग करने की कोशिश की जा रही है। उनको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि उनको ऐसा ही समझाया गया है। थोड़ी समझदारी से देखें तो बात सिर्फ इतनी सी है कि शादी, तलाक, शादी की उम्र, गुजारा भत्ता, एडॉप्शन, सक्सेशन जैसे मामलों में भारत के सभी नागरिक को समान कानून के दायरे में लाया जाएगा। मुसलमान मस्जिद जाएंगे और वैसे ही नमाज पढ़ेंगे जैसे अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। कपड़े भी वैसे ही पहनेंगे जैसे अभी तक पहनते आ रहे हैं। अपने सभी त्योहार वैसे ही मनाएंगे जैसे अभी तक मनाते आ रहे हैं। निकाह भी अपने धार्मिक रिवाज से ही करेंगे, बस उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक उसी तरह सिख भाई गुरुद्वारा जाएंगे, हिंदू मंदिर जाएंगे, क्रिश्चियन चर्च जाएंगे। सभी धर्मों के रिचुअल्स वैसे ही रहेंगे, बस कुछ फैक्टर्स है जिनको कॉमन लेवल पे इंट्रोड्यूस करने का काम यूसीसी करेगा। और उसमें कुछ खराबी भी नहीं है, क्योंकि समाज में समानता लाने के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर एक कम्युनिटी विरोध करेगी और सामने दूसरी कम्युनिटी खड़ी हो जाएगी कि अगर यूसीसी को लागू नहीं किया तो हमको भी अपने पुराने वाले रीति रिवाज वापस दे दो, जिसमें हमको भी एक से ज्यादा शादी करने का प्रावधान था। लेकिन देश ऐसे नहीं चलता है। तो पहले नुकसान की बात करते हैं। देखा जाए तो मुझे इस कानून के आने से कुछ खास नुकसान नजर नहीं आ रहा है। बस एक जाति विशेष की कुछ मान्यताएं आहत होगी, लेकिन देश की उन्नति के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो बनता है। अब देखते हैं यूसीसी के क्या क्या फायदे हैं। मुस्लिम महिलाओं को तो खुशी के मारे नाचना चाहिए और खुलकर यूसीसी का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इस कानून के आने से सबसे ज्यादा बेनिफिट उनको ही है। अगर जिसकी शादी कम उम्र में हो रही हो, उनकी शादी की उम्र देश की बाकी महिलाओं के बराबर की जाए तो इसके कई फायदे हैं। एक तो वो अच्छे से पढ़ सकती है, अच्छे से पढ़ेगी तो नौकरी या बिजनेस करके अपने परिवार को सपोर्ट कर सकती है, बच्चों को उनकी पढ़ाई में मदद कर सकती है और पढ़ने के लिए इंस्पायर भी कर सकती है, परिवार के लिए फाइनेंस मैनेजमेंट भी कर सकती है। लैंगिक समानता से देश के सभी नागरिक एक ही लीगल फ्रेम में आ जाएंगे। पुरुष की तरह महिला को भी प्रॉपर्टी में बराबर का राइट मिलेगा, महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। तलाक के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए सेम प्रोसीजर होगा। तलाक के बाद महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का हक भी मिल जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं को गोद लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन यूसीसी आने के बाद महिलाओं को गोद लेने का अधिकार भी मिल जाएगा।
अगर मुस्लिम पुरुष की एक से ज्यादा शादी ना हो तो डिवोर्स के किस्से कम हो जाएंगे, परिवार में कलेश कम हो जाएगा और सबसे बड़े 2 फायदे हैं। अगर एक ही बीवी होगी तो पॉपुलेशन में अपने आप थोड़ा सा कंट्रोल आ जाएगा और बहु विवाह के चलते कन्वर्जन भी बहुत हो रहा है तो उसमें भी कमी आ जाएगी। और जब भी यूसीसी जैसा कानून लागू होता है तो उसको प्रैक्टिस में आने के लिए बहुत सारा समय लग जाता है। तो दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले एक बात तो समझे कि आज़ादी के 75 सालों के बाद आज भी हमारा देश अंग्रेजों के बनाए हुए कानून पे चल रहा है और आपको और हमको सबको पता है कि उन्होंने ये सभी कानून अपने खुद के फायदे के लिए बनाए थे। बस बांटो और राज करो। तो आओ हम सब मिलके यूसीसी का समर्थन करें और एक प्रोग्रेसिव समाज की रचना करें। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।